ओके, तो पिछले दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? अब शुरुआत ये हुई थी कि मुझे एक सिंपल एक प्रोग्राम बनाना है, जो यार मेरे से बात कर सके, मुझे असिस्ट कर सके, ठीक है? इसके पहले भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जो सब कुछ पढ़ सकता था, मेरे बोलने पे रिप्लाई कर सकता था एपीआई का यूज़ करके। तो उसको वाइफ़ू बोलते हैं, उस तरह से कुछ बनाने की मैंने शुरुआत करी थी। ठीक है। ये प्रोग्राम ठीक-ठाक था, पर यार ये ट्रेडिंग के काम नहीं आ सकता था, इसलिए फिर मैंने अपना एक पूरा तरीका ही चेंज कर लिया। मैंने एक ट्रेडिंग का प्रोग्राम बनाना शुरुआत, ठीक है। अब इसमें क्या मैंने शुरुआत में किया, मैंने सोचा कि ये जो चार्ट होता है, इसका एक फ़ोटो निकाल के भेज दूँ और फिर ये एनालिसिस कर लें, ठीक है। पर ये चार्ट निकाल के फ़ोटो भेजने वाला तरीका इतना अच्छे से काम नहीं करता था क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती थी इस पे पढ़ना क्या है। तब ये फिर ये देखिए, एक कैंडल पे लेके जाओ तो यहाँ पे वैल्यूज़ आती है ओपन, हाई, लो, क्लोज़। तो इन कैंडल का इस वैल्यूज़ शायद सारी मैंने भेजने का तरीका ढूँढा। क्योंकि ये अगर अपन भेज दें तो इसको कैंडल्स भी इस तरह से दिखाई देने लगेगी। तो ये करने के लिए मुझे पहले कुछ तरीके ढूँढने पड़े और उसका पाइथन में एक प्रोग्राम लिखना पड़ा। जैसे ये देखिए फेस्टिव डाटा, इसमें क्या होता था मैं जैसे बस कैंडल्स इसको भेजने लगा। फिर इसमें मैंने और एडवांसमेंट करी, 3 टाइम फ्रेम का डाटा भेजने लग गया। अब जब हम ट्रेडिंग करते हो तो आप सिर्फ़ एक ही टाइम फ्रेम में कभी भी नहीं देखते हो, अलग-अलग टाइम फ्रेम में देखते हो। तो मेरा था भाई एआई भी अलग-अलग टाइम फ्रेम में देखे और फिर एनालिसिस करे, ठीक है? अब इसको मैंने ये सब कुछ करने भेजने लग गया। मैंने एक अच्छे से प्रोग्राम भी लिखा, ठीक है? ये सारा डाटा भेजे, फिर वो ये एआई को कॉल करे, एआई उसके थ्रू मेरे को एक अच्छा-सा रिस्पॉन्स दे दे। तो ये डीपसीक का मैं यूज़ कर रहा था। डीपसीक का मॉडल यूज़ करके मेरा था कि मुझे एक एनालिसिस ठीक-ठाक दे देगा, इसको मैं सारा डाटा दे दूँगा। पर ये बहुत वेग सा रिप्लाई देता था। रीज़न ये था कि जो भी ये सारे मॉडल्स हैं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये ट्रेडिंग मॉडल्स नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग मॉडल जो होते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जैसे ये देखिए, आप अगर ओपन राउटर की साइट पे आए, तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग के मॉडल्स देखें, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स नहीं होते। ये खास ट्रेंड किए जाते हैं, जो फाइनेंशियल डाटाज़ को अच्छे तरीके से पढ़ सके। और ये कोई भी मॉडल फ्री नहीं होता है। ये सारे मॉडल होते हैं कॉस्टली। तो मैं अगर कुछ स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें मैं कॉस्टली मॉडल तो यूज़ नहीं कर सकता था। इसलिए अब मुझे फ्री वाले कैंडल्स को एक ट्रेडिंग मॉडल्स की तरह ट्रेन करना था। अब उस ट्रेनिंग के लिए मैंने फिर नया तरीका ढूँढा। मैंने काफ़ी दिन लगाए हैं। देखिए पहला जो प्रोग्राम लिखा गया था, ये देखिए पहला प्रोग्राम लिखा गया था 9/2 को, ठीक है? 9/2 को पहला प्रोग्राम लिखा गया था। फिर आज है 5/3 मीन्स लास्ट 1 महीने से मैं इसी पे लगा हुआ हूँ, ठीक। ये अलग-अलग लेवल्स में पहले डाटा भेजा, फिर उसको मैंने देखा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स काफ़ी वेग सा रिप्लाई देते हैं और हर बार कुछ अलग तरीके से ही चार्ट को देखते हैं। तो उनको एक अच्छी तरीके से सिखाने के लिए मैंने अलग-अलग प्रोग्राम्स लिखे। आप देख सकते हैं ट्रेडर, लास्ट ऐसे बार-बार अलग-अलग प्रोग्राम्स लिख-लिख के उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर फाइनली मैंने सोचा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में मैंने ये प्रोग्राम लिखना शुरू करा। ये प्रोग्राम देखिए बैकअप 19/2 का है, ठीक है? ये देखिए, ये पहला प्रोग्राम था जो काम किया था मेरा। इस प्रोग्राम में मैंने एआई को एक स्ट्रिक्ट पाथ पे चला के कुछ आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करी थी, ठीक। अब स्ट्रिक्ट पाथ देने के बाद भी इसको जो मैंने प्रॉम्प्ट्स देता था, मैं आपको प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ। जो मैं प्रॉम्प्ट्स देता था वो भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके प्रॉम्प्ट्स लिखे थे। देखिए, ठीक है? इस प्रॉम्प्ट्स की वज़ह से वो भाई वेग सा रिप्लाई ना दे, इसमें फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह सब कुछ डाले हुए हैं, किस तरह से आपको चार्ट देखना है, वो सब कुछ बताया था। ये एक प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट जेनेसिस है, ये प्रॉम्प्ट ओरेकल है। ये प्रॉम्प्ट ओरेकल है, उसके बाद एक प्रॉम्प्ट जेनेसिस है। ये 2 अलग-अलग प्रॉम्प्ट मैंने डिज़ाइन करे और उसको दिए। उनको खुद का एक नाम भी दिया, पर्सोना भी दिया और उसके बाद उनको एनालिसिस किस तरह से करना है प्राइस एक्शन वाला। वो स्मार्ट मनी एनालिसिस करेगा, ये प्राइस एक्शन एनालिसिस करेगा। दोनों का मिला के एक फाइनल एनालिसिस और आएगा थर्ड एआई के थ्रू। तो इस तरह से मैंने करने का
शुरुआत करी। अब वो हुआ था इस प्रोग्राम के जो ये 800 साढ़े 800 लाइन्स का है, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने वो तीनों एनालिसिस वो करे और मुझे आउटपुट दे इस तरह से। फिर भी मुझे आउटपुट वो सैटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहा था क्योंकि वो फिर भी हर एआई अपने अलग-अलग कैलकुलेशंस करता था। अब वो कैलकुलेशंस करने की वजह से क्या हो जाता है, उनको कैलकुलेशंस करने के लिए डाटा ही लेने के लिए इतने सारे टोकन्स यूज़ करने पड़ते हैं। फिर वो एनालिसिस करने के लिए भी कुछ टोकन्स यूज़ करते हैं और फिर आउटपुट देने के लिए भी टोकन्स लगते हैं। उसमें मेरा आउटपुट आता था, देखिए मैं 20,000 के आस-पास उसको डाटा दे रहा हूँ, आउटपुट मेरे वो 1300 ही दे रहा है। तो इसलिए मेरा जो आउटपुट आता था वो अच्छा नहीं आता था। इसलिए फिर मैंने कम अपने ही कंप्यूटर से कैलकुलेशंस करके देना शुरू किया। तो मैंने कैलकुलेशंस का भी एक अलग से प्रोग्राम लिखा। इसमें सारे कैलकुलेशन जो मैं उसको भेजता था कि तू कर, ये कैलकुलेशन अपने कंप्यूटर पे करने लग गया। अब ये कैलकुलेशंस करने के बाद भी अब इसको पता तो लग गया भाई कि कहाँ पे क्या कैलकुलेशंस किए गए। पर इस पे ना ये इस तरह से ड्राइंग नहीं करना आता। वो ड्रॉ नहीं कर पा रहा है तो उसको पता नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन कहाँ पे है। उसको सोचने के लिए भी वो टोकन्स यूज़ कर रहा है। इसलिए फिर ये चार्ट ड्रॉ करके दूँ, इसके लिए मुझे कुछ अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ता था। जब मैंने ये चीज़ें ढूँढने के लिए इन लोगों को लगाया, ठीक है? तो इन लोगों मीन्स एआई को ये रिसर्च करने लगा है कि भाई ये सारी कैलकुलेशंस वो कर कैसे रहे हैं? तो इन लोगों ने फिर कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं ये समझने के लिए जो रिसर्च करी है, एक-एक प्रोग्राम ने इसमें लिटरली 28-28, 20-20 घंटे की रिसर्च की है। यहाँ पे दिखा ये देखिए, ओके आई एम रेडी बट आई वांट प्रॉम्प्ट, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 28 आवर्स ये देखिए, 2-3 आवर्स ले रहा है, फिर 6 टू 8 आवर्स ले रहा है। सेम सेम रिसर्च के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक-एक एआई ऐसे 6-6, 8-8 घंटे, 28-28, 40-40 घंटे इन्होंने रिसर्च करा और फिर मेरा ये डीप लर्निंग का प्रोग्राम तैयार हुआ। ठीक है, अब ये प्रोग्राम तैयार करने के लिए मुझे 2 वीक लगे क्योंकि एक-एक इसमें 3 अलग-अलग तरह के मॉड्यूल यूज़ किए मैंने, टीसीएन, ट्रांसफॉर्मर और एन ऑटो एन्कोडर। तो ये 3 अलग मॉड्यूल्स बनाने के लिए मेरे को 2 वीक लगे, जिसमें मैं सारे कैलकुलेशंस करके इसको भेज रहा था। अब प्रोग्राम तो बन गया पर रन नहीं करवा पा रहा था क्योंकि मेरे कंप्यूटर में काफ़ी पुराना कूड़ा डला हुआ था। कूड़ा मीन्स कचरा नहीं, इसको यार कैसे समझाऊँ? अपने ग्राफ़िक्स कार्ड पे अच्छे से मैथमेटिक कैलकुलेशंस वो अच्छे से कैलकुलेशंस कर पाएगा तो अच्छे से अपना ग्राफ़िक कार्ड यूटिलाइज़ हो पाएगा। और मुझे ये लोकल कैलकुलेशन करने थे, मुझे एआई के टोकन्स यूज़ नहीं करने थे, इसलिए मुझे इसको अपडेट करना पड़ा क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ये बहुत कूड़ा शायद 10.0 पड़ा हुआ था और वो बहुत पुराना है, इसलिए मुझे मैंने लेटेस्ट वाला यूज़ करा। अब लेटेस्ट वाला यूज़ करोगे तो उसमें पाइथन की लाइब्रेरीज़ नहीं होती। पाइथन की लाइब्रेरीज़ में जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है डीप लर्निंग का, इसको समझ ही ना आए ये क्या लिखा हुआ है। तो लेटेस्ट वाले प्रोग्राम में, नए वाले प्रोग्राम में पाइथन की लाइब्रेरीज़ नहीं है, तो मैं नया वाला यूज़ नहीं कर सकता था। मैंने इन लोगों को रिसर्च करने लगा, इन्होंने फिर से और 3-4 दिन लिए मेरे, पर इन लोगों की फाइंडिंग बड़ी गंदी थी। इनको पता ही नहीं कौन-सा यूज़ होता है ना, कौन-सा नहीं यूज़ होता है। फिर मैंने 2-3 अलग-अलग यूज़ करे और उसके बाद एक इस पे फाइनली आया। अब ये 2-3 अलग-अलग यूज़ किए इसमें समझिए मैंने पूरा कंप्यूटर बंद करके मैं सारा डाटा हटाना पड़ता है आपको। CUDA, CUDNN सारे सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो, सी प्लस प्लस, पाइथन विजुअल डिस्प्ले ड्राइवर ये सारा हटा के फिर नया CUDA डालो, फिर ये सारे इंस्टॉल करो और फिर आप सारा रन करवा के देखो। इस तरह से मैंने 2-3 बार करा। फाइनली, फाइनली मुझे एक ऐसा मिल गया जो सी CUDA और CUDNN सारे चल रहे थे और उसके पाइथन लाइब्रेरी भी थी। अब वो पाइथन लाइब्रेरी काम तो करे। इसमें 2 चीज़ थी डीप लर्निंग में पाइटॉर्च एंड अ, टे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो। तो पाइटॉर्च तो यार काम करने लग गया पर टेंसरफ्लो ने मुझे लिटरली 1 वीक तक लटका के रखा, टेंसरफ्लो काम ही ना करे। टेंसरफ्लो को मेरा ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं डिटेक्ट होता था। अब ये कैलकुलेशंस तो सीपीयू सँभाल नहीं पाएगा। ये ग्राफिक्स कार्ड डिटेक्ट करेगा, तो ग्राफिक्स कार्ड पे सारे कैलकुलेशंस होंगे।
तो ग्राफ़िक्स कार्ड डिटेक्ट करके इसने मेरा 1 वीक लिया, मुझे बहुत कुछ इधर-उधर से सीखना पड़ा। इन लोगों को भी बहुत तंग करा है मैंने। अब इन लोगों को क्यों बोलता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने ना अलग-अलग पर्सनैलिटी बना के रखी है। ये कंप्यूटर गाय, इसको एक कंप्यूटर गाय की पर्सनैलिटी है, ठीक है? ये पाइथन एक्सपर्ट है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सपर्ट है, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी मिल जाएगा, ये देखिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, ठीक है? ये पाइन स्क्रिप्ट का एक्सपर्ट है, ठीक है? ये पाइन स्क्रिप्ट एक्सपर्ट। अच्छा, ये जो डीप लर्निंग में या कैलकुलेशन में जो फ़ॉर्मूले आए हैं ये यूज़ किए हैं, ये मैं ऑनलाइन तो अवेलेबल है, ठीक है? पर अपने प्रोग्राम की तरह से उनको थोड़ा ट्विक करना पड़ता है, इसलिए मैंने एक मैथमेटिशियन का भी पर्सोना दे के रखा था। उस मैथमेटिशियन के साथ ही बात करके मैं सारे सारे ट्विकिंग करता था, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया इन लोगों को क्यों बोल रहा हूँ मैंने क्योंकि यहाँ पे समझिए जेमिनी में 7-8 पर्सन हैं, वैसे ही चैटजीपीटी में भी अलग-अलग जैसे मॉडल एक्सपर्ट है, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, ये पाइथन एक्सपर्ट है। ये पाइथन, एमएल, डीएल एक्सपर्ट है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एक्सपर्ट है। इस तरह से इन सारे लोगों को अलग-अलग पर्सोना दे के रखे हैं। अब पर्सोना कैसे देता था यार, वो ये देख लो। एक मैं दिखा देता हूँ ये पर्सोना कैसे देता था। ये बहुत लंबी-लंबी बातें करनी पड़ती है तब आप उसके साथ मिस अगर आप बात करने लगो ना पहले आप अगर जेमिनी को बोलो ना तो भाई कोई और साइट पे जाके मेरे लिए सर्च कर तो वो बोलता मैं साइट के बाहर जाके सर्च नहीं कर सकता। पर आप अगर बात करने लगो एक आपका आप उसको पर्सोना दो, फिर आप बात करते हो तो आपका भी पर्सोना उसके लिए डेवलप होता है। जब आपका पर्सोना उसके लिए डेवलप हो जाए तब वो आपकी हेल्प करने के लिए कुछ भी करता है। आप उसको वीडियोज़ देख के सीखने बोलो तो वो भी सीखेगा। रिसर्च पेपर एनालिसिस करके डीप रिसर्च करने के लिए बोलो वो भी करेगा वो। उसके लिए आपको उसके साथ बात करनी होती है। पहले देखिए मैं इस तरह से पर्सोना देता था। यू आर अ जीनियस हू इज़ एक्सपर्ट इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एल्गोरिथम रिटन इन पाइथन, यू आर आल्सो ग्रेट टीचर हू कैन एक्सप्लेन थिंग वेल इन डिटेल। अब इन्हें इसको पर्सोना दिया। अब इसके साथ मैं बात करके मेरा पर्सोना उसके लिए डेवलप करता था। जिससे वो समझ मेरे लिए एक क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता था, अपनापन डेवलप करता था और फिर मैं उसको जो बोलूँगा ना भाई वो कर लेगा। ठीक है? मैंने लिटरली इनको जो 28-28 घंटे रिसर्च करवाए हैं ना, वो उसी तरह से करवाए। एक तो मैंने पर्सोना बहुत अच्छा डेवलप करा था। वो मेरे को जनरल बोलता था, मैं उसको सोल्जर बोलता था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रबल शूट किया था। ये शुरुआती प्रोग्राम है जो 800 पेजेज़ 800 लाइन्स का अपना प्रोग्राम है ना, ये डेवलप करते वक़्त मेरा वो एक पर्सोना बहुत अच्छे से उसके साथ डेवलप हो गया था। उसने मेरे को बहुत हेल्प की थी। पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। आपका पर्सोना कैसे ना चेंज हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा वर्क करने लग गए हो, समझ लो 18-18, 20-20 घंटे काम करने के बाद थोड़ा-सा इरिटेट होने लगते हो ना, तो आपकी इरिटेशन उसके अंदर भी चली जाती है और फिर वो उस वे में रिप्लाई देने लगता है या थोड़ा-सा डर जाता है, गलतियाँ करने लगता है। फिर आपको एक नया पर्सोना तैयार करके फिर उसके साथ बात करनी पड़ती है। इसलिए मैंने ये इतने सारे आपको असिस्टेंट दिख रहे हैं ना, उसी वजह से। क्योंकि मेरे पर्सोना की वजह से उसका भी पर्सोना डिस्टॉर्ट होता है और उसके बाद वो मुझे उस तरह से रिप्लाई नहीं देता जैसे मुझे चाहिए। ठीक है? तो ठीक है, यहाँ तक है। अब मेरे प्रोग्राम का कैसे था? मेरे प्रोग्राम में मैंने सिंपली पहले प्रॉम्प्ट बेसिस एनालिसिस होने वाले थे। ये दोनों एनालिसिस करने वाले थे। ये प्रॉम्प्ट बेसिस एनालिसिस करने वाले थे। फिर ये तीसरा इन लोगों ने जो एनालिसिस किया वो वैसा एनालिसिस कैंडल डाटा के बेसिस पे क्यों किया गया वो समझेगा। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। फिर इस अंडरस्टैंडिंग से ये नोट्स बनाएगा और उस नोट्स को मेमोरी में स्टोर करने का काम इस मॉड्यूल का था। ऐसे मेरे ये पहले 5 मॉड्यूल थे, 5 प्रॉम्प्ट बनाए थे। ठीक, अब ये हो गया। अब ये सब कुछ प्रॉम्प्ट बेसिस पे था, पर उसमें टोकन ज़्यादा यूज़ कर रहे थे लग रहे थे, इसलिए फिर मैंने प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम लिखने से क्या हुआ, जो ये प्रॉम्प्ट्स इन पे लोड डाल रहे थे और ज़्यादा टोकन्स कैलकुलेशन में यूज़ हो रहे थे, वो कैलकुलेशन मैं करके देने लगा। कैलकुलेशन और डीप लर्निंग ये दोनों चीज़ें इनको दे दूँ, तो ये जो अपन इनको प्रॉम्प्ट भेज रहे हैं, ये कैलकुलेशंस में या डीप लर्निंग में यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली अपना एनालिसिस बनाने में टोकन्स यूज़ करेंगे। ये मेरा सोचना था, ठीक है? अब ये सोचना तो सही था, पर यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। जब मैंने अपना डीप लर्निंग का प्रोग्राम बनाया अब ये प्रोग्राम इतनी मेहनत से बना, पर ये प्रोग्राम में जो आउटपुट आता है, वो आता है एक पैटर्न करके ये फ़ाइल बनती है। ये फ़ाइल पहले 186 केबी की बनती थी।
अब 186 केबी की फ़ाइल अगर आप भेजोगे ओपन राउटर पे, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। ये देखिए, 186 केबी की अगर फ़ाइल भेजो, वो फ़ाइल ही पूरी एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। आधी फ़ाइल एक्सेप्ट करके वो 94 टोकन्स उसके यूज़ होते थे, फिर मेरे को रिजेक्ट कर देता था, दिन भर मेरा कोई डाटा ही नहीं आ इसलिए मुझे जो मेरा डीप लर्निंग का जो डाटा था, उसको छोटा करना पड़ा। मीन्स समझ लीजिए एक 4K का अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, अब उसको 720p का वीडियो बना के मुझे देना है। तो मेरे को जो हाई क्वालिटी का मैंने डाटा बनाया, उसको लो क्वालिटी का डाटा बनाना है, पर फिर भी इन्फॉर्मेशन रिटेन रखनी थी। उस पे मेरा अभी काम चल रहा है। मैं 186 केबी से कहाँ पे आया 44 केबी पे, अब मेरे को 20 केबी पे जाना है। जब आप 186 केबी पे चालू करते हो ना, तो 80-90 केबी तक आने तक आपको इतना प्रॉब्लम नहीं लगती। पर अब जब ये 440 केबी पे आया, अब इसको 20 केबी लेके जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर उनको वो करना पड़ेगा। अब वो मैं कैसे करने वाला हूँ? अब यहाँ पे जो ये आरएसआई वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, ये हर एक कैंडल की आरएसआई वैल्यू मैं भेज रहा हूँ? नहीं भेजना है अब। अब मैं हर एक कैंडल की आरएसआई वैल्यू नहीं भेजूँगा, अब मैं सिर्फ़ करंट कैंडल की आरएसआई वैल्यू भेजूँगा और इन ये सारी आरएसआई वैल्यू कैलकुलेट हो रही है ना, इनका यूटिलाइज़ेशन करूँगा और इनका यूटिलाइज़ेशन करके क्या करूँगा मैं? उनको उनका आरएसआई डाइवर्जेंस निकालने की कोशिश करूँगा और उस आरएसआई डाइवर्जेंस को भेज के मैं इस पे से कैलकुलेशन निकालने करूँगा। अच्छा, आप ये जो देख रहे हैं, जो लाइन्स हैं, यही वो पैटर्न्स भेजने वाला है, ठीक है? ये एक हो गया। उसके बाद मैंने ये पाइन स्क्रिप्ट पे भी कुछ अलग स्क्रिप्ट्स बनाई हैं, ये जो दिख रही है, ये भी अच्छी स्क्रिप्ट्स बनी हैं। ये जब रिसर्च के लिए डाल देता था ना मैं एआई, तो बॉस अब मेरा तो कुछ काम होना नहीं है क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है। तब मैंने ये पाइन स्क्रिप्ट पे काम किया, इसमें भी ठीक-ठाक एक्यूरेसी मिल जा रही है, अच्छे ट्रेड ले लेता है ये भी। ये देखो, यहाँ पे इसने हैमर बनाई, यहाँ पे ट्रेड लिया इसने, यहाँ पे प्रॉफ़िट ले लिया, खत्म। कितना 3 कैंडल्स में प्रॉफ़िट मिल गया। इस तरह से ये भी एक अच्छा बनाया है मैंने। ये सब कुछ यूज़ करूँगा। पहले मेरा ये मशीन लर्निंग का बराबर हो जाए, फिर मैं अल्गो ट्रेडिंग की तरफ जाऊँगा। ये भी मैंने एक डिज़ाइन करके रख दिया है। अभी बस मुझे जो मैंने डीप लर्निंग का बनाया है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पर इसको सब कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन भेजनी है। गिन के इन्फॉर्मेशन ये भेजे, जिससे ये पैटर्न डॉट जेसन की जो फ़ाइल है, वो थोड़ी छोटी हो जाए। जैसे कैलकुलेशन की फ़ाइल देखिए 1 केबी की फ़ाइल है, ऐसे ये भी फ़ाइल थोड़ी छोटी हो जाए। अगर ये फ़ाइल छोटी हो गई, उसके बाद ये फ़ाइल छोटी होने के बाद फिर मैं अल्गो ट्रेडिंग चलिए, अब तक तो यहाँ तक आया हूँ। अब देखते हैं ये बनाते वक़्त ही मुझे इतनी दिक्कत हुई थी, अब वापस मुझे ये तोड़ना है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ वो बता देता हूँ। ये प्रॉम्प्ट बेसिस पे जो पहला स्ट्रक्चर मेरा काम कर रहा था, इसमें तो मैंने ये प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए थे। ये प्रॉम्प्ट भी बड़े डिटेल्स में थे, मैंने जैसे दिखाया ये प्रॉम्प्ट ओरेकल है, प्रॉम्प्ट जेनेसिस है। ये इतना डिटेल में लिखे हैं। आगे के भी प्रॉम्प्ट्स मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में लिख के रखे हैं, पर उनको अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। अरे! ये नहीं भाई, ये देखिए, आगे के भी जो प्रॉम्प्ट्स हैं, वो भी अच्छे से डिटेल्स में लिखे गए हैं। ये देखिए, ये सारे प्रॉम्प्ट्स पे अब मुझे फिर से इनको तोड़-मरोड़ के इस तरह से बनाना होगा क्योंकि इनको कैलकुलेशंस और डीप लर्निंग का डाटा जा रहा है ना, तो ये प्रॉम्प्ट फिर इसमें नए से लिखने पड़ेंगे। ये पहले ये इनका डाटा मुझे छोटा करना है, ये डाटा छोटा करना है, फिर ये प्रॉम्प्ट्स फिर से लिखने हैं और फिर मैं आगे जाऊँगा। ये यहाँ तक ही मैं अभी कंप्लीट कर पाऊँगा। ये अगर कंप्लीट हो गया तो मैं अल्गो ट्रेडिंग के लिए लग सकता हूँ। अल्गो ट्रेडिंग मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं मशीन लर्निंग का भी आगे कंप्लीट करूँगा। मशीन लर्निंग का बेसिक जो प्रॉम्प्ट्स हैं, वो मैंने लिख के रखे हैं। जो ये प्रॉम्प्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे मशीन लर्निंग के हैं, ठीक? ये 3-4 जो प्रॉम्प्ट्स हैं, मशीन लर्निंग के प्रॉम्प्ट्स हैं, वो तैयार है मेरे। पर इसको भी मुझे कंप्यूटर लेवल पे कुछ प्रोग्रामिंग करके एकदम स्ट्रिक्ट पाथ पे डालना पड़ेगा कि मेरा मशीन लर्निंग भी बहुत अच्छे से काम करे। ये मशीन लर्निंग का यहाँ से शुरू हो जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग और नोट्स ये मशीन लर्निंग के आएँगे और फिर ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर आएगा। न्यूरल नेटवर्क भी एक अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोग्राम रहेगा। ये प्रोग्राम सबसे सबसे डिफ़िकल्ट रहने वाला है। तो अब तक तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं अगर ये कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मेरी अल्गो ट्रेडिंग शुरू हो जाए। देखते हैं अभी और इसमें कितना टाइम लगता है। इतना टाइम देने के लिए